Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इजराइल और हमास के पर्सपेक्टिव से है। लास्ट 15 मंथ से इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो न्यूज़ के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के पर्सपेक्टिव से यूएसए एंड कतर के द्वारा एक सीज फायर एग्रीमेंट है उसको ब्रोकर किया गया। उसी एग्रीमेंट को जो अप्रूवल है वो दिया गया है इजराइल का जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उनके द्वारा। एग्रीमेंट के अंदर जो होस्टेज पर्सन है उनके रिलीज के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे सिविलियन पर्सन हैं जिनको कि होस्टेज के रूप से कैप्चर किया गया है हमास के द्वारा। तो उन कुछ होस्टेज पर्सन हैं उनको भी रिलीज है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 7 अक्टूबर 2023 का वो डे है जब हमास के द्वारा साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे एक अटैक है वो किया गया था। अटैक के अंदर आप देखिए कि 1200 के आसपास जो सिविलियन पर्सन्स का जो कैजुअलिटी है उसको रिकॉर्ड किया गया। कुछ ऐसे भी सिविलियन पर्सन हैं जिनको कि आप देखिए कि होस्टेज के रूप से कैप्चर कर लिया गया था हमास के द्वारा। स्टूडेंट्स, लेटर फेज के अंदर इजराइल का जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके द्वारा काउंटर अटैक किया गया जो हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप वहाँ पे। आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में जब काउंटर अटैक किया गया था इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा, तो बेसिक मैंडेट यही था कि जो होस्टेज पर्सन है उनको रिलीज करवाया जाए। इजराइल जो स्टेट है उसका लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में जो सिक्योरिटी है उसको भी वहाँ पे इंश्योर है वो किया जाए। बट आपको लेटर फेज के अंदर में देखने के लिए मिलेगा कि इजराइल का जो काउंटर अटैक है उसका स्प्रेड अदर एरियाज के अंदर भी हुआ। इजराइल के जो नाइबर कंट्रीज है वहाँ पे भी आपको जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला। सपोज कीजिए इजराइल का जो मैप है वो सिचुएटेड है इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है उसको कि हम लेबनान के नाम से जाना करते हैं। लेबनान के सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि हजीबुल्ला नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। हजीबुल्ला के साथ में भी जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको इजराइल का देखने के लिए मिलेगा और रिसेंटली उसके भी पर्सपेक्टिव से एक सीज फायर एग्रीमेंट है उसको साइन है वो किया गया है। वहाँ पे पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया पिछले ही कुछ दिनों के अंदर में। स्टूडेंट्स, इजराइल का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सीरिया का जो बॉर्डर एरिया है, आप देखिए कि सीरिया को यूज ना किया जाए ईरान के द्वारा इजराइल के अगेंस्ट में ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से। तो इजराइल के द्वारा सीरिया का जो एरिया है वहाँ पे भी कुछ काउंटर अटैक्स है उनको किया गया था, स्पेशली ईरान का जो एम्बेसी एरिया है वहाँ पे। स्टूडेंट्स, इजराइल का जो सीरिया के अंदर अटैक किया गया उसी का आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में इजराइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ईरान के द्वारा कुछ वहाँ पे जो रॉकेट्स हैं वो लॉन्च किए गए थे इजराइल के अगेंस्ट में और इजराइल के द्वारा भी अपना कुछ रॉकेट्स हैं वो लॉन्च किए गए ईरान के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपको जो रेड सी का जो एरिया है वहाँ पे होती रेबल्स के द्वारा भी काफ़ी सारा जो ट्रेड का जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब किया गया था। इजराइल और हमास का इस कन्फ्लिक्ट है उसी के रिगार्डिंग में। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको जो कन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूस देखने के लिए मिलेगा। अब इस यहाँ पे पोस्ट एज पर्सन का रिलीज के रिगार्डिंग में जो बेसिकली सीज फायर एग्रीमेंट है उसको अप्रूवल है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा आपसे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको जो लितानी नाम का एक रिवर है जो कि आप देखिए कि लेबनान एंड सीरिया का जो बॉर्डर एरिया है उसको क्रिएट करता है। आपको यहाँ पे कुछ फार्म एरियाज हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। गोलान हाइट्स का एरिया है और सी ऑफ गैलीली जो गैलीली का जो बेसिकली आप देखिए कि लेक एरिया है जो कि वन ऑफ द फर्टाइल एरिया है इजराइल के वहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे भी प्लेसेज हैं जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल के रिगार्डिंग में, तो आपको जो नेगेव डेजर्ट है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्वेज कैनाल है जो आपको न्यूज़ के अंदर में है जो कि इजराइल के अंदर नहीं है। बट आप देखिए कि स्वेज कैनाल को काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से इजराइल का भी वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिससे कि आप देखिए कि जो ट्रेड है वो इजराइल के थ्रू भी जो ट्रांसफ़र है वो किया जाए यूरोपियन कंट्रीज़ के वहाँ पे। और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो कंट्रीज़ का जो कॉरिडोर जिसको इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था G20 मीटिंग के दौरान में, तो आप देखिए कि इजराइल भी उसका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर है जिसके द्वारा यूरोप के साथ में जो ट्रेड ब्लॉक है उसको ट्रेड का जो रूट है उसको कैरी किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में। तो इसी न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से एक यूपीएससी का जो सिमिलर लाइन के ऊपर में एक क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ आपको जो लोकेशन है वो दी गई हैं। आप देखिए कि कुछ लोकेशन आपको दी गई हैं
और किस कंट्री से वो बिलोंग किया करता है, ये आपको यहाँ पे जो आइडेंटिफाई है वो करना है। आप देखिए कि आपको बताया गया है डोनबास के बारे में। डोनबास है उसको मैच किया गया है यूक्रेन के साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको निगेव डेजर्ट बताया गया है। निगेव डेजर्ट है और इसका जो बेसिकली जो मेंशन किया गया है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया है। थर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि कचिन नाम का जो स्टेट है उसको मेंशन किया गया है। कचिन स्टेट है और उसका जो मेंशन किया गया है वो है रसिया। तो इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली वे के अंदर मैच है उस एसोसिएटेड जो कंट्री है उसके साथ में। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या वन वन पेयर करेक्ट है, टू पेयर करेक्ट है, या ऑल थ्री पेयर करेक्ट है, या कोई भी जो पेयर है वो करेक्ट है वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो है वन पेयर। वन पेयर किस वजह से है यहाँ पे, आप देखिए कि जो डोनबास का एरिया है, डोनबास का एरिया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के, वहाँ पे है। यूपीएससी ने 2023 का जो पेपर है उसके अंदर इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछा था मैच द पेयर के अंदर इसी तरीके से। नगेव डेजर्ट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि वो इजराइल का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे है। और अगर हम बात करें कचिन स्टेट के बारे में तो कचिन स्टेट बेसिकली म्यांमार के वहाँ पे है। रसिया के वहाँ पे जो सिमिलर नेम के ऊपर जो एरिया है उसको हम कजान के नाम से जानते हैं। कजान के वहाँ पे आप देखिए कि समिट है उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया था रसिया के वहाँ पे रिसेंटली। तो इस वजह से वन लोकेशन है वो यहाँ पे करेक्टली जो मैच किया गया है वो है बेसिकली डोनबास का एरिया जो कि यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ है रसिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी के रिगार्डिंग में। आप देखिए इसको हम यहाँ पे रब करते हैं। रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि मोर देन 120 के आसपास जो इंडियन पर्सनस है जो जिनके द्वारा रसिया का जो आर्मी है उसको ज्वाइन किया गया था। उस 120 पर्सनस के अंदर में आप देखिए कि 16 के आसपास पर्सनस हैं जो कि मिसिंग स्टेज के अंदर में है प्रेजेंट समय में। रिसेंटली कुछ इंडियन पर्सनस हैं उनका जो कैजुअलिटी है वो भी सामने आया था। एक इंडियन पर्सन का आप देखिए कि जो कैजुअलिटी है उसको रिकॉर्ड किया गया। रसिया के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे सिविलियन पर्सन हैं जो कि अदर कंट्रीज से आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ पे विजिट किए थे। उनको फिर बेसिकली जो डिफेंस फोर्सेज है उसके अंदर डिप्लॉय किया गया जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया है उसके अंदर में। तो आप देखिए कि यहाँ पे इंडियन जो पर्सन हैं उनका माइग्रेशन क्यों किया गया अदर कंट्रीज के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स एक तो आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट आपको मेजर रीजन देखने के लिए मिलेगा जिससे कि जो प्रॉपर फ्लो ऑफ इनकम हो, प्रॉपर यहाँ पे जो पैसे हैं वो यहाँ पे कमा सके लोग। नेक्स्ट आप देखिए कि उनको जो अपॉर्चुनिटी है वो भी शो किया जाता है। और आप देखिए किस तरीके से मिडिल मैन के थ्रू अदर कंट्री के अंदर में जॉब अपॉर्चुनिटी के थ्रू विजिट करना किसी पर्सन का, ऐसे न्यूज़ हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। कल हमने लीबिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था कि लीबिया का जो बेनगाजी का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि इंडियन पर्सनस का जो एम्प्लॉयमेंट के लिए ले जाया गया, बाद में उनका जो कंडीशंस हैं वो बेटर सिचुएशन के अंदर नहीं था। नेक्स्ट आप देखिए कि हमने यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया था जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे इंडियन पर्सनस को जॉब के लिए ले जाया गया, बट बाद में आप देखिए कि उनको जो साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम का जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर उनका जो इंगेजमेंट प्रोसेस है वो देखने के लिए मिला था। तो ये बेसिकली इंडियन पर्सनस का कुछ कन्फ्लिक्ट एरियाज़ के अंदर में आप देखिए कि जाने के रिगार्डिंग में है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा आने वाले समय के अंदर मैक्सिमम जो इंडियन पर्सनस हैं उनको आप वापस से आप देखिए कि रिटर्न लाया जाएगा। ये बेसिकली अप्रूवल है, ये बेसिकली उनके द्वारा मेंशन है वो किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करते हैं। यूपीएससी के द्वारा आप देखिए कि 2023 के ही पेपर के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूक्रेन के जो बाउंड्री एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि कोई भी एरिया है वो न्यूज़ के अंदर में है तो उसके बाउंड्री एरियाज से जो क्वेश्चन है यूपीएससी कंटिन्यूस पूछता है एग्जामिनेशन के अंदर में। जैसे कि 2021 का जो पेपर था उसके अंदर आप देखिए अफगानिस्तान के जो नाइबर कंट्रीज हैं उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। 23 का जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कंट्रीज, कुछ ऑप्शन है उनको चेंज भी किया गया है। तो आपको कुछ कंट्रीज हैं वो मेंशन किए गए हैं जिसके अंदर जो फर्स्ट कंट्री है वो है स्टूडेंट्स बुल्गारिया। फर्स्ट कंट्री है बुल्गारिया। सेकंड कंट्री है स्टूडेंट्स वहाँ पे लातविया, लातविया है।
थर्ड कंट्री है स्टूडेंट्स वहाँ पे चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक है। फोर्थ आप देखिए कि वहाँ पे लिथुआनिया है, लिथुआनिया है। और फिफ्थ स्टूडेंट्स आपके लिए जो कंट्री है वो है रोमानिया, वो है रोमानिया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि यूक्रेन के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। वन ओनली है, टू ओनली है, थ्री ओनली या फोर ओनली। तो आप देखिए आपको ऑप्शन के अंदर में बताना है कि ऑल 5 कंट्रीज तो यहाँ पे जो एरिया है वो नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि ओनली फोर ओनली जो कंट्रीज है वो डी ऑप्शन के अंदर में मेंशन है। बट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा रोमानिया ओनली। तो रोमानिया नाम का जो कंट्री है वो सिर्फ यहाँ पे यूक्रेन के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। बाकी जो बुल्गारिया है, लाटविया है, चेक रिपब्लिक है और लिथुआनिया है, वो अपना जो एरिया है वो नहीं शेयर करते हैं यूक्रेन के साथ में। तो यूक्रेन के जो नाइबर कंट्री हैं, इजराइल के जो नाइबर कंट्री हैं या रसिया के जो नाइबर कंट्रीज हैं, इनके बारे में आपको जो जानकारी है वो ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली का देखिए जो गवर्नमेंट है उसको बेसिकली उसके रिगार्डिंग एक हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर है वो रिलीज किया गया था कि दिल्ली गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है उसको ज्वाइन किया जाए किसके द्वारा, दिल्ली के द्वारा। दिल्ली जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को स्टे है वो किया गया। स्टे यहाँ पे क्यों किया गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि ये पॉलिसी का डोमेन है। पॉलिसी के डोमेन के अंदर में कोर्ट के द्वारा इस तरीके से जो इंटरवेन है वो नहीं किया जा सकता कि किस स्टेट के द्वारा कौन सा ऐसा पॉलिसी है उसको ज्वाइन करना है। सेकंड आप देखिए कि जो हेल्थ का जो डोमेन है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हेल्थ का जो डोमेन है वो है बेसिकली स्टूडेंट्स स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ डोमेन। और यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो यहाँ पे केस है उसके अंदर आर्ग्यू यही किया गया कि ऑलरेडी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर जैसे कि पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है और लैंड है जो कि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में है। और दिल्ली का देखिए कि जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल नहीं है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर में, सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसको कैरी कर सकता है। तो आप देखिए कि ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर सेंटर का वहाँ पे डोमेन है। बट आप देखिए कि यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग में भी इस तरीके से कोर्ट के द्वारा जजमेंट देना पॉलिसी एरिया के अंदर में और हेल्थ डोमेन को भी सेंटर के अंडर में कवर करना, तो उनका बेसिकली जो स्टेट का कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कंट्रोल है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है उसको ये रेज करता है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक तो पॉलिसी एरिया है, सेकंड स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सेंटर के द्वारा इस तरीके से या हाई कोर्ट के द्वारा इस तरीके से जो ऑर्डर है उसको नहीं पास किया जा सकता। नेक्स्ट आप देखिए कि आयुष्मान भारत जो यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है इसके कुछ बेसिक प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। हमारे जो हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेवलप करने के पर्सपेक्टिव से, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से ये जो मिशन है वो लाया गया था। ऑलरेडी आप देखिए कि नेशनल हेल्थ मिशन है उसके एडिशन के अंदर में आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल आप देखिए कि सेंट्रल स्पॉन्सर ये स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। डेट मीन्स कि यहाँ पे स्टेट्स के द्वारा भी कुछ पैसा है वो दिया जाएगा। 60% जो एक्सपेंडिचर है वो कैरी किया जाता है सेंटर के द्वारा और बाकी जो एक्सपेंडिचर है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज के जहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन है उनके द्वारा उसका जो मनी है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। स्टूडेंट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आप देखिए कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज सेंटर है उसको डेवलप किया जाएगा। ऑल हमारा जो यहाँ पे लेयर ऑफ हेल्थ के जो लेयर्स हैं जिसके अंदर प्राइमरी सेंटर्स हैं, सेकेंडरी सेंटर हैं और टर्सरी सेंटर्स हैं, सभी को कवर किया गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। तो ये बेसिकली आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका बेसिकली जो बिल्स हैं उसके रिगार्डिंग में असेंट प्रोसेस के बारे में मेंशन है, कुछ टाइम पीरियड है वो मेंशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप आने वाले समय के अंदर में इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कीजिए, नहीं उनके द्वारा जो रिजोल्व है वो किया जाएगा। गवर्नर का जब भी हम असेंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको आर्टिकल 200 के बारे में पता होना चाहिए।
आप देखिए कि 200 के अंदर में गवर्नर को जो पावर है कि उनके द्वारा किसी भी बिल के पर्सपेक्टिव से अपना जो असेंट है वो दिया जाएगा, या आप देखिए उसको विद होल्ड किया जाएगा, या उनके द्वारा अपना जो असेंट है उसको ना देते हुए रिटर्न है वो भी किया जा सकता है बिल को। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 201 के अंडर में आप देखिए कि गवर्नर को पावर है कि बिल को बेसिकली उनके द्वारा जो प्रेसिडेंट है उसको रेफर किया जा सकता है। आर्टिकल 201 के अंडर में किसको रेफर कर दिया जाएगा बिल को? वो प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाएगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से ये जो डिस्कशन है उसको किया गया काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा। कोर्ट के अंदर में आप देखिए कि लास्ट 1-2 ईयर के अंदर अप्रोच किया गया है गवर्नर का जो बिल्स के रिगार्डिंग में असेंट प्रोसेस है, या उसका आप देखिए कि प्रेसिडेंट को जो यहाँ पे बिल को रेफर कर दिया जाता है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मद्रास हाई कोर्ट का, आप देखिए कि जो मदुरई का जो बेंच है उनके द्वारा बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे जो एक एप्लीकेशन के रिगार्डिंग में कंसिडर करने के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। एक श्रीलंकन ओरिजिन का, एक इंडियन ओरिजिन का एक पर्सन है जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। श्रीलंका का जो तमिल कम्युनिटी है उनसे वो बिलोंग किया करते हैं। 9 ईयर का जब एज था उनका 1984 के समय में, वो आप देखिए कि इंडिया के लिए आ गए थे, तो उनको जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाए। बेसिकली अब आपको यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं उसके बारे में एक जानकारी होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर में जो तमिलियन पॉपुलेशन है वो कहाँ पे मिला करती है। सपोज कीजिए श्रीलंका का जो एरिया है वो सिचुएटेड है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है वहाँ पे आपको जाफना नाम का एक प्रोविंस है। जाफना नाम का जो प्रोविंस है वहाँ पे इंडियन जो आप देखिए कि जो तमिलियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिनको कि कॉलोनियल एरा के समय ले जाया गया था जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा। रेस्ट ऑफ द श्रीलंका के वहाँ पे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जिसको कि हम सिंगलीज कम्युनिटी का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि वहाँ पे जो तमिलियन पॉपुलेशन है और सिंगलीज पॉपुलेशन का एक सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट होता है। तमिलियन पॉपुलेशन के द्वारा एक लेट्टे नाम का ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट किया गया था कुछ इंसर्जेंट पर्सन्स के द्वारा, जिसको कि लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम के नाम से जाना करते थे। कि लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम है, इंडियन फोर्सेज के द्वारा अपना जो सिक्योरिटी फोर्सेज को भी डिप्लॉय किया गया वहाँ पे ऑपरेशन पवन को कैरी आउट किया गया, जिसके अंदर में आप देखिए कि जाफना के अंदर में श्रीलंका का जो सिविल वॉर है जिसको कि रिजोल्व किया जा सके इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। तो उसी समय पे मास लेवल के ऊपर में काफ़ी सारे जो तमिलियन पर्सन हैं इंडिया के लिए माइग्रेट किए थे, तो उनके अंदर में किसी एक पर्सन के द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया है कि उनको जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाए। हम काफ़ी बार सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भी रीड करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में आप देखिए कि हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं कौन कौन से, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और आप देखिए कि यहाँ पे बांग्लादेश है। इन एरियाज से जो अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा जो अदर कम्युनिटीज़ से जो लोग हैं इंडिया के लिए माइग्रेशन किए हैं उनको सिटीजनशिप ग्रांट किया जाएगा। उसके भी कुछ कंडीशंस हैं वहाँ पे कि 2014 से पहले वो इंडिया के लिए आए हों, 5 ईयर का जो टेन्योर उनके द्वारा कंप्लीट किया गया हो, उनको ही जो सिटीजनशिप है वो दिया जाएगा 6 कम्युनिटीज़ को। तो स्टूडेंट्स, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि जो जो उस समय काफ़ी बार मेंशन किया गया है अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कि जो तमिलियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं उनको भी यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में जो मेंशन है वो किया जाए उनको ग्रांट करने के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। आप देखिए कि यहाँ पे जो रिसेंटली तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक प्राइज है उसको अनाउंस किया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है उसको जिनके द्वारा डेसिफर किया जाएगा, जिसके द्वारा उनके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया जाएगा, तो $1 मिलियन का जो उनको जो प्राइज है, आप देखिए कि $1 मिलियन का जो प्राइज है वो यहाँ पे अनाउंस किया गया है तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आप देखिए कि 1924 के समय इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको डेसिफर है वो किया गया था। कुछ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट भी हैं, बट उस समय में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड हुआ करते थे जॉन मार्शल, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कैसे जो आप देखिए कि ब्रॉन्ज एज के समय का जो आप देखिए कि सिविलाइजेशन है उनको उनके द्वारा मेंशन है वो किया गया। काफ़ी कुछ उसके जो सेंटर्स हैं उसके बारे में मेंशन है। रिसेंटली आपको राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा के वहाँ पे सिचुएटेड है,
उसके रिगार्डिंग में भी आपको जो अलग अलग गवर्नमेंट के जो आप देखिए कि प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो लैंग्वेज है, जो उनका स्क्रिप्ट है, उसको डेसिफर किया जाए, तो उसका जो लैंग्वेज को अगर डेसिफर करना होगा तो हमारे जो नियर बाई कंट्रीज हैं, जिसमें आप देखिए कि कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान के अंदर भी है, कुछ पार्ट आपको हमारे इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, और कुछ आप देखिए कि जो लोकेशंस हैं वो बेसिकली अफगानिस्तान के वहाँ पे भी सिचुएटेड हैं उस एरा के। तो उन सभी का एक कोलोबरेटिव मैनर के अंदर में जो यहाँ पे जो कम्प्लीटली आप देखिए कि फिर से आर्कोलॉजिकल स्टडी है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोरियल ग्राफी के अंदर लिखा गया है, स्पेशली जो सील्स हैं उसके ऊपर में वो मेंशन है। अभी उसका जो डेसिफर है वो नहीं किया गया है, तो बेसिकली प्राइज के थ्रू यही मेंशन करने का था वहाँ पे कि जो उस समय में जो तमिलनाडु के वहाँ पे जिस तरीके से प्रेजेंस हुआ करता था सिविलाइजेशन का, तो उनका किसी तरीके से क्या कोई लिंकेज है, क्या वो सिमिलर टाइम पीरियड के अंदर ही उनका ओरिजिन है वो हुआ है, क्या हो सकता है कि जो तमिलियन सिविलाइजेशन है उनका वहाँ पे जो किसी तरीके का जो कनेक्टिविटी है वो रहा हो। तो उसी के डेसिफर के रिगार्डिंग में है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो आईआर के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए कि गाजा के अंदर में जो सीज फायर का जो एग्रीमेंट यहाँ पे साइन होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा। एक तो आप देखिए कि पीस वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, पीस वहाँ पे इस्टेब्लिश होने के बाद में इंडिया के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो इंडिया के द्वारा G20 का जो मीटिंग है उस समय लॉन्च किया गया था, और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जो इजराइल है वो भी वहाँ पे मेन पार्ट है, बट कन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये जो कॉरिडोर है स्टिल एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं आया है। तो इंडिया के लिए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो यही है कि इस प्रोजेक्ट को एग्जिस्टेंस के अंदर लाया जाएगा, जिससे कि सुएज कैनाल है या आप देखिए कि इंडिया का अपना एक कॉरिडोर है उसको डेवलप किया जाए, जो कि इंडिया के द्वारा प्रपोज है वो किया गया है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको यही पता होना चाहिए कि इंडिया का इस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा पीस का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से। जो प्रेजेंट समय में रेड सी के एरिया के थ्रू या सुएज कैनाल के थ्रू जो ट्रेड है वो देखने के लिए मिलता है, तो आप देखिए कि रेड सी के थ्रू वहाँ पे होती रेबल्स के द्वारा काफ़ी बार उसको जो डिस्टरबेंस है वो क्रिएट किया जाता है, काफ़ी बार ट्रेड के जो शिपमेंट्स हैं उनके ऊपर अटैक है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि ब्लैक गोल्ड के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, कोल है उसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जो वाइट गोल्ड है वो किसको जाना करते हैं, वाइट गोल्ड किसको बोला करते हैं, या लिथियम को वहाँ पे वाइट गोल्ड के नाम से जाना करते हैं। तो ये आपका बेसिक होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है वाइट गोल्ड किसको बोला करते हैं, इसी एनर्जी सिक्योरिटी के जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि कोल के रिगार्डिंग में ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। 1973 के समय में कोल का जो नेशनलाइजेशन है वो हुआ था, बट कुछ हमारे जो 6 शेड्यूल के एरियाज़ हैं, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, वहाँ पे आपको जो नेशनलाइजेशन है वो प्रोसेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से वहाँ पे जो आप देखिए कि जिस भी का प्रॉपर्टी है उसके अंदर में जो लोकल कोल माइंस है उनका प्रेजेंस हुआ करता है। मास लेवल किसी एक सिंगल पर्सन के द्वारा मास लेवल के ऊपर में आप देखिए कि जो मशीन्स हैं उनको नहीं डिप्लॉय किया जा सकता, तो उनके द्वारा जो प्रिमिटिव कोल का एक्सट्रैक्शन का जो टेक्निक है उसी को यूज किया जाता है, जिसको कि हम रेड होल कोल माइनिंग के नाम से जाना करते हैं। तो रेड होल कोल माइनिंग है वो उनके द्वारा यूज किया जाएगा, जिससे थ्रू कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। काफ़ी बार कैजुअलिटीज हैं वो भी सामने आती हैं, जो कि आप देखिए कि आसाम के वहाँ पे अभी एक रिसेंटली कैजुअलिटी है वो सामने आया, जिसके अंदर कुछ वर्कर्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं उस कोल का जो माइनिंग एरिया है उसके अंदर में। तो ये बेसिकली कोल के बारे में था, जिसके ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेड होल कोल माइनिंग है जिसको कि 2014 के समय एनजीटी के द्वारा बेसिकली जो बैन है वो कर दिया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि मोबिलिटी के रिगार्डिंग में पीएम सर के द्वारा एड्रेस किया गया है, एक बेसिकली एक जो फंक्शन है उसे, और उनके द्वारा मेंशन किया गया कि इंडिया जो मोबिलिटी सेक्टर है, चाहे यहाँ पे जो हमारे आप देखिए कि व्हीकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर भी इंडिया का यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है। व्हीकल्स आप देखिए कि डिफरेंट टाइप के, चाहे प्रेजेंट समय में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनको भी प्रमोट किया गया है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। एक आपको जो फेम स्कीम है वो देखने के लिए मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड हैवी जो इंडस्ट्री है उसके अंडर में,
फेम स्कीम का जो बेसिक मैंडेट है वो यही है कि आने वाले समय के अंदर में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। रोड आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है। तो आपसे आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है मोबिलिटी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से मेंस के पेपर के अंदर में कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया गया हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा। जीएस पेपर 3 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एज ए सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है टॉपिक वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि बजट सेशन के पर्सपेक्टिव से है कि पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है वो 31 जनवरी के समय स्टार्ट होगा और अप्रैल 4 तक वो रहेगा। तो स्टूडेंट्स बजट सेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि एक तो बजट सेशन का जो टाइम पीरियड है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंट ईयर्स के अंदर चेंज किया गया था। पहले जो बजट सेशन है वो आप देखिए कि फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होने के बाद में भी उसका जो डिस्कशन है वो हुआ करता था। बजट सेशन को अब यहाँ पे अर्लियर फेज के अंदर में बेसिकली जो प्रपोज है वो किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट को। उसका बेसिक मैंडेट यही है कि जो 30 मार्च का जो डे है उससे पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो बजट का जो कंप्लीट डिस्कशन है वो कंप्लीट हो वहाँ पे। स्टूडेंट्स किसी भी न्यू ईयर का जो फर्स्ट सेशन है वो किसके द्वारा एड्रेस किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाएगा। तो जनवरी 31 को जो प्रेसिडेंट का एड्रेस रहेगा उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे है उसको रिलीज किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया जाएगा। और उसके बाद में आपको जो बेसिकली जो नेक्स्ट डे आप देखिए कि बजट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि बजट के अंदर में बजट स्पीच के अंदर में कोई भी यहाँ पे अनाउंसमेंट है वो नहीं किया जाएगा दिल्ली का जो स्टेट है, दिल्ली का जो डोमेन है उसके रिगार्डिंग में, क्योंकि दिल्ली के वहाँ पे जो इलेक्शन है प्रेजेंट समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये भी होना चाहिए आर्टिकल 85 के पर्सपेक्टिव से कि पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बस इसी तरीके से मेंशन किया गया है कि कोई भी दो सेशन है पार्लियामेंट के, उन दो सेशंस के बीच में मोर देन 6 मंथ का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। कितनी बार यहाँ पे पार्लियामेंट असम्बल रहेगा इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन है वो नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स अभी हमने आप देखी कि जो होती रेबल्स उनके बारे में डिस्कस किया था, तो जो गल्फ ऑफ आदेन का जो एरिया है, रेड सी का एरिया है, वहाँ पे कंटिन्यूस जो थ्रेट है वो इंक्रीज हुए हैं डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा उसको रिकॉग्नाइज है वो किया गया है, उनके द्वारा उसको कहा गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सुसाइड का जो केस है, सुसाइड के जो केस के अंदर में किसी भी पर्सन के ऊपर अगर एलिगेशंस लगाए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके द्वारा कंप्लीट केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसी के बाद में किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए, ना कि यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा चार्ज लगाए गए मैकेनिकली वे के अंदर में और उनको वहाँ पे अरेस्ट वो कर लिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आयरन का जो डेफिशिएंसी है उसके बारे में है। आप देखिए कि यहाँ पे जो एनीमिया है, जब बेसिकली अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन है उसको मेन रीजन है वो माना गया है कि सॉरी एनीमिया की वजह से बेसिकली आप देखिए कि जो हीमोग्लोबिन और आयरन का जो डेफिशिएंसी है उसको ऑब्जर्व किया गया, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उसके रिगार्डिंग में ये आपको जो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा जो स्वामित्व स्कीम है जिसके अंदर में प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो इशू किए जाएंगे रूरल एरिया के पर्सपेक्टिव से। तो पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया है अपने स्पीच के अंदर में कि काफ़ी कुछ जो लैंड एरिया है उसका सर्वे किया गया स्वामित्व स्कीम के थ्रू में। काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ के कोलैबोरेशन के थ्रू आपको ये जो आप देखिए कि जो प्रॉपर जो वहाँ पे हैबिटेंट एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से ये आपको स्वामित्व स्कीम है वो देखने के लिए मिलेगा। आरबीआई के द्वारा मेंशन किया गया है कि अगर आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो आपको जो कंजप्शन लेवल है उसको भी बूस्ट करने का ज़रूरत है। उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, उसके पॉइंट्स को डिक्रीज किया गया था जिससे कि लोगों के पास में मोर मनी रहे, उनका जो कंजप्शन जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे बूस्ट हो और इकोनॉमी का जो सिचुएशन है उसको आप देखिए कि यहाँ पे फिर से फिक्स है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि इंडियन पर्सन जिनको कि व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक के एलिगेशंस थे तो उनको बेसिकली वहाँ पे जो पनिशमेंट है वो दिया गया है यूएस के वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ट्रम्प एंड चाइना के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा बेसिकली अपने जो रिलेशंस हैं उनके स्ट्रेंथन के बारे में है। चाइना का जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूस डिक्लाइन हुआ है। और स्टूडेंट्स पाकिस्तान कोर्ट के द्वारा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनको बेसिकली वहाँ पे सेंटेंस है वो दिया गया।
पाकिस्तान की कुछ पर्सन्स का डेथ है वो वेस्टर्न अफ्रीका के वहाँ पे भी हुआ है। वेस्टर्न अफ्रीका के वहाँ पे आप देखिए कि बोट के थ्रू मोर एस्पिरेशन के रिगार्डिंग में वो पर्सन्स किसी एरिया के अंदर अप्रोच कर रहे थे, पर बोट का वहाँ पे कोलैप्स होने की वजह से कुछ पाकिस्तानी जो पर्सन्स हैं उनका भी वेस्ट अफ्रीका के वहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ हैं वो सामने आई हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।